जस्ट अभी की बात है कि इसरो ने अपना एक रॉकेट लॉन्च करा, एक मिशन। पहले मैं इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, फिर उसका मीनिंग समझाऊंगा कि इस मिशन का मीनिंग क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और उसका रियलिस्टिक फीलिंग क्या है जो इंसान को समझ में आए। क्योंकि लोगों को पता तो चलता रहता है कि इसरो का मिशन है, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसरो का मिशन था, मिशन का नाम था EOS-9 और रॉकेट का नाम था PSLV-C61। ये रॉकेट पहले भी बहुत सारे मिशन कर चुका है और सक्सेसफुली कर चुका है। इस बार ये फेल हो गया थर्ड स्टेज में। कैसे हुआ समझाएंगे आगे। 18 मई यानी आज ही के दिन 5:59 सुबह के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था मिशन। सब बढ़िया जा रहा था, पर थर्ड स्टेज में मिशन फेल हो गया। ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट ब्लास्ट वगैरह हो गया, लेकिन जो इसका पर्पस था ना ऑर्बिट में पहुंचने का, वो सक्सेसफुली कर नहीं पाया। पर्पस यहाँ पे रॉकेट को एक सैटेलाइट लेके जाना था जो वो ऑर्बिट में छोड़ के आता और वो सैटेलाइट इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प करता। आगे और अच्छे से समझाऊंगा। खैर, जब आप ऑफिशियली ये जानने की कोशिश करोगे ना कि मिशन क्या था, तो आपको ऑफिशियली न्यूज में और हेडलाइंस में यही जानने को मिलेगा कि इस मिशन में, EOS-9 मिशन में, सैटेलाइट जो है वो इमेजेस लेता अर्थ की, ज्यादा अच्छी इमेजेस लेता, हाई क्वालिटी इमेजेस, और वेदर चाहे कोई भी हो, चाहे बारिश पड़ रही हो, चाहे धुआं हो, चाहे धुंध हो, वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर लेता। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट मिशन था, ताकि ये सपोर्ट करता एग्रीकल्चर को, फॉरेस्ट एरियाज को, माउंटेन एरियाज को, और लास्ट में लिखा होता है नेशनल सिक्योरिटी को। हालांकि मेरा पर्टिकुलर ये एनालिसिस है कि इंडिया के लिए स्पेशली ये जो मिशन है ना, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सारी चीजों के लिए आप डेटा जो है वो बाकी और कंट्रीज से खरीद सकते हो, मांग सकते हो। एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट ट्रैकिंग के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई मना नहीं करेगा। नेशनल सिक्योरिटी एक चीज है जिसके लिए आपको डेटा मिले, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो ये सारी हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन कि मिशन में क्या था, क्या नहीं था, कितने बजे उड़ा, कैसे उड़ा, ये सारी चीजें। अब हम समझते हैं इसकी सिग्निफिकेंस को। अब ये जो मिशन था ना हमारे लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यूजुअली जब रॉकेट से सैटेलाइट्स को भेजा जाता है ना ऑर्बिट में, और अर्थ को एक तरीके से कैमरे के थ्रू देखा जाता है, तो ज्यादातर केसेस में कैमरे का ही इस्तेमाल करा जाता है। हालांकि इस पर्टिकुलर मिशन में और भी कुछ मिशन है, लेकिन इस मिशन में इंडिया अपनी खुद की बनाई हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है SAR, मतलब सिंथेटिक एपर्चर रडार। यहाँ पे कैमरा का इस्तेमाल नहीं होता है। अर्थ के सरफेस को चेक करने के लिए या उसके रीजन को डायरेक्टली हमेशा अपनी नजर में रखने के लिए कैमरे का इस्तेमाल नहीं होता, रडार का इस्तेमाल होता है। ये रडार जो है वो रेडियो वेव्स छोड़ती है अर्थ के ऊपर, वो जाके नीचे टकराती है और वापस आती है, और उसके बाद में अपना टेक्निकल मैकेनिज्म होता है जिससे ये पता चलता है कि भाई अर्थ पे क्या चल रहा है। अब इसकी स्पेशलिटी ये है कि कैमरा अगर आप यूज करोगे ना, और नीचे मान लो साइक्लोन आ रहा है या बाढ़ आ रही है या फॉरेस्ट वाला रीजन है जहां बहुत ज्यादा पेड़ है या पर्वतों वाला रीजन है हिमालय का, तो उस टाइम पे कैमरा बहुत एफिशिएंटली काम नहीं करता, फोटोज बहुत अच्छी नहीं आती। लेकिन जब रडार की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी जाती है, SAR स्पेसिफिकली सिंथेटिक एपर्चर रडार, तो इसमें रेडियो वेव्स के थ्रू चाहे कुछ भी आ रहा हो अर्थ पे, लेकिन उसके नीचे की पूरी क्लियर इमेज आपको मिल जाएगी। इस मिशन में ये बहुत ही यूनिक चीज थी। अब जैसे ही मैंने ये बोला तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इंडिया को नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस टाइम पे हिमालय के माउंटेन रीजन जो डायरेक्टली पाकिस्तान और चाइना दोनों से मिलते हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सर्विलांस की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ऐसे सैटेलाइट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी अच्छे खासे पहाड़ है, और चाइना हमारा अच्छा खासा एक राइवल है काइंड ऑफ, या फिर हमारा नेबर है, और कितना प्यारा नेबर है वो हमें पता ही है। तो हमें इस टाइम पे ऐसे सैटेलाइट्स की बहुत ज्यादा तेजी से जरूरत है। सार जो मैं बता रहा हूँ ना, बार बार टर्म में मेंशन कर रहा हूँ, सिंथेटिक एपर्चर रडार, ये पहली चीज तो ये जो टेक है ना, जिस टेक को इसरो यूज कर रहा है, ये हमने खुद बनाई है। हमने ना किसी से ली है और ना ही इसको हम किसी के साथ इजिली आज के टाइम पे शेयर करने वाले हैं। हम अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने मिशन कर रहे हैं। और ये सार सैटेलाइट्स जो होती है ना, इनको स्पाई सैटेलाइट्स बोला जाता है। कैपेबिलिटी आपको पता ही है कि भाई कहीं तूफान आ रहा है, आंधी आ रही है, ऊपर चाहे धुएं का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन जाए, लेकिन अर्थ की सरफेस की फोटोज आपको बिल्कुल क्लियरली मिल जाएंगी। आज के टाइम पे रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन सार एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ना जो रशिया भी किसी के साथ शेयर नहीं करता। USA तो ऑफ कोर्स किसी के साथ शेयर करता ही नहीं है, तो इंडिया ने खुद उसको डेवलप करा है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस बात को आप समझ लो कि आज के टाइम में ना, जितने देश के लिए सोल्जर्स इंपॉर्टेंट है ना, सोल्जर्स हमारे लिए सर्वोपरि हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे जैसा इंसान नेशनलिस्ट आदमी है, कोई उसमें डाउट नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे जितना ज़्यादा सोल्जर्स देश के लिए इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट्स। जिस टाइम पे USA ने इराक पे इन्वेजन किया था ना, सद्दाम हुसैन के टाइम पे, उस टाइम USA को एक एक चीज पता थी, कहाँ कौन सा मिसाइल लॉन्चर है, सब कुछ उनको पता था, क्योंकि उनके सैटेलाइट्स की इक्वेशन इतनी तगड़ी है। जिस टाइम पे रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, उस टाइम यूक्रेन की हेल्प करने के लिए वेस्टर्न कंट्रीज बहुत सारे थे। दोनों के दोनों कंट्रीज, रशिया और यूक्रेन, सैटेलाइट्स का अच्छे खासे लेवल पे इस्तेमाल कर रहे थे, पता करने के लिए कि भाई कौन से ट्रूप की कहाँ मूवमेंट हो रही है। सपोज करके देखो, अगर आज के टाइम पे यूक्रेन के पास इस सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन ना हो ना, तो रशिया को झेलना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम पे चाइना क्या कर रहा है, USA क्या कर रहा है, कौन किधर मूव कर रहा है,
आपकी फोर्सेस, चाहे आपकी नेवी कितनी भी तगड़ी हो, चाहे आपकी एयरफोर्स कितनी भी तगड़ी हो, वो जाके वहां पे चेक करें, उससे कहीं ज्यादा गुना पहले सैटेलाइट्स बता सकते हैं आपको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और यूएस, चाइना, रशिया तीनों इसकी दौड़ में बहुत तगड़े तरीके से लगे हुए हैं। इंडिया इसके पीछे पीछे आता चला जा रहा है और अच्छे खासे लेवल पर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और एक बात का आप हमेशा याद रखना, हमारे दो राइवल्स हैं या नेबर्स हैं, पाकिस्तान और चाइना। चाइना भले ही इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है पाकिस्तान के साथ, टेक्नोलॉजी कभी शेयर नहीं करेगा। और फ्यूचर में अगर चाइना के साथ कभी ऐसे सर्कमस्टेंसेस आए कि वो इंडिया से ज़्यादा युद्ध न लड़े या फिर इंडिया से ज़्यादा एंटी ना रहे, तो पाकिस्तान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचेगा अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। इंडिया इसीलिए अपनी टेक्नोलॉजी को खुद बना रहा है। चाहते तो हम रशिया से हेल्प मांग सकते थे, लेकिन इस टेक्नोलॉजी को हमें खुद ही डेवलप करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर नेशनल सिक्योरिटी। इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, इसरो बहुत अच्छा कर रहा है। 2009 में RISAT-2 ये मिशन लॉन्च करा गया था, जिसमें SAR सैटेलाइट इंडिया ने पहली बार छोड़ी थी 2009 में। SAR जहां पे भी आ गया वहां पे रडार यूज हो रही है। इसका मतलब ये है कि वेदर कैसा भी हो, दिन हो या रात, इमेज खींचने की कैपेबिलिटीज इसकी एनहांस हो जाती है बहुत तगड़ी। उसके बाद इंडिया ने RISAT-1 ये लॉन्च किया था 2012 में। उसके अलावा और भी प्रोजेक्ट हो चुके हैं, RISAT-2B, EOS-4 और ये जो 2025 में हुआ था ये था EOS-9। बाकी सारे इससे पहले जितने भी हुए हैं ना, वो एग्रीकल्चर या फिर क्रॉप मॉनिटरिंग, फ्लड आए तो कैसे मैपिंग करनी है, इन सारी चीजों पे काम कर रहे थे। इसका स्पेसिफिक फंक्शन जो एक स्पेशलिटी थी वो थी कि इंडियन बॉर्डर की सर्विलेंस करी जाए। इंडियन बॉर्डर को हमेशा प्रॉपरली चेक करा जाए कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रही है, और वो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि हम क्यों कर रहे हैं। और ये जो हमारी SAR टेक्नोलॉजी है, इसका कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है कि हमने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करा है। इसी की वजह से जॉइंट प्रोजेक्ट्स भी साइन हुए हैं पास्ट में और फ्यूचर में भी होंगे नासा और इसरो के बीच में। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि दुनिया में इस बात का अंदाजा लग चुका है कि इंडिया इतना कैपेबल है। जैसे यूएस, चाइना, रशिया और एक आधा कंट्री और यूरोपियन यूनियन, इनकी रेस में इंडिया आने लग गया है। और इंडिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ सुपर पावर कंट्रीज के पास रहती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई आज के टाइम पे ना आपको दोस्त नहीं चाहिए, बहुत सारे कंट्रीज आपको दोस्त नहीं चाहिए। जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। आज के टाइम पे आपको चाहिए पावर। अगर आपके पास, आप इमेजिन करके देखो यार, आपके पास ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो रियल टाइम में सब कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। इंडिया अभी रियल टाइम में प्रॉपरली तरीके से कर नहीं पाता है, उसका भी आगे रीजन समझाऊंगा। लेकिन आप इमेजिन करके देखो, आपके पास सैटेलाइट्स हैं जो दिन हो रात हो, कोई भी बारिश हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, वो सारे इमेजेस को दे देता है निकाल के। और आप ऐसे सैटेलाइट्स को बढ़ाते चले जाते हो गिनती में, और सिर्फ अपने बॉर्डर्स को नहीं देख रहे आप, अब पूरे एशिया को देख रहे हो, या पूरे देश दुनिया को देखने लग जाओ फ्यूचर में। तो जो पास के आसपास के कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी आप पे डिपेंडेंट है। उनकी जिसके साथ भी दुश्मनी हो या ना हो, उनको भी तो अपने बॉर्डर सेफ रखने हैं। और अगर उनको प्रॉपर इमेजेस और ये सारी चीजें चाहिए तो वो ऐसे कंट्री से संपर्क करेंगे ना जो पावरफुल हो, जिसके पास एबिलिटीज हो। दोस्त होने की कोई जरूरत नहीं है, पावरफुल होना जरूरी है। लेकिन इंडिया के साथ यहाँ पे बस एक ही इशू है इस टाइम पे, सैटेलाइट किस तरह की फोटोज लेता है, किस हिसाब से लेता है। इसको समझने के लिए आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि सैटेलाइट जो है वो ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू करता है। देखो, जब भी आप सैटेलाइट ऊपर भेजते हो ना, तो सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह पे जाके खड़ा हो जाए, उसको एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करना पड़ता है, घूमना पड़ता है। और जब वो ऑर्बिट में घूमता है ना, तो सिर्फ 24 घंटे में आपको एक या दो बार ऐसा मौका देता है, या तो 12 घंटे में या 24 घंटे में, कि आप एक ही या दो बार अपनी प्रॉपर फोटोज खींच सकते हो जो आपको खींचनी है। उसके अलावा वो ज्यादा इमेजेस दे नहीं पाता, क्योंकि वो बहुत तेजी से लोकेशन से दूर भाग जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपके पास बहुत सारे सैटेलाइट्स होना और उनका एक मिक्सचर हो, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं उसको, तो वो आपको रियल टाइम डेटा भी दे सकता है, जो यूएसए करता है। यूएसए का जो सैटेलाइट सिस्टम है वो बहुत ही तगड़ा है। पूरी दुनिया की पुलिस बन के यूएस घूमता है इसी रीजन की वजह से, क्योंकि उसके पास सबकी इमेजेस है। चाइना का भी सही चल रहा है, यूएस से तगड़ा नहीं है लेकिन काफी सही चल रहा है। इंडिया इसमें अभी ऊपर जाने की बहुत तेजी से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी हमारे पास ना रियल टाइम इमेजेस नहीं होती हैं। अभी हमें 24 घंटे लग जाते हैं, 12 घंटे लग जाते हैं, और मिनट टू मिनट कैलकुलेशंस नहीं है हमारे पास जो होनी चाहिए। और इसरो इसीलिए अपने जल्दी से जल्दी मिशन लॉन्च करता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास कॉन्स्टलेशन हो, और जितना भी ये टाइम है ना, टाइम का डिफरेंस है, वो तेजी से घटता चला जाएगा। जैसे अपना ये EOS-9 वाला मिशन था, तो ये 24 आवर्स का इसका एक साइकिल रहती है। अगर हमें 12 घंटे में एक फोटो मिल रही है, इमेज मिल रही है किसी पर्टिकुलर रीजन की, उसकी सेफ्टी के लिए, तो कल को हमें 1 घंटे में मिलनी शुरू हो जाएगी, परसों को हमें 2 मिनट में मिलनी शुरू हो जाएगी, या जैसे भी उसकी कैलकुलेशंस रहती है साइंटिफिकली, टेक्निकली। तो ये अपनी पूरी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग थी। अगर इसके बारे में कुछ और सवाल वगैरह हो तो कमेंट्स में आप आ सकते हो। किसी को किसी और के कमेंट का रिप्लाई करना है तो कर सकता है। आज के लिए